ने यूपीए पर गलत आरोप लगाए हैं। गोगोई ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि उसके पास कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। तो गौरव गोगोई की तरफ से रिजिजू पर उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने सीधा और दो टूक पूछा कि जरा बीजेपी ये बता दे कि उनके पास कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। तो एक तरफ संसद में बिल पर अभी भी चर्चा चल रही है। लोकसभा में 8 घंटों का वक्त है और इसी कड़ी में जब गौरव गोगोई को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और सरकार अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिली जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे रहेगा, विरोध क्यों हो रहा है? देखिए आशीष जी, विरोध का जेन्युइन कारण है। जब आप 25 करोड़ लोगों को, देश के नागरिकों की चिंताओं को दरकिनार करके मनमानी तरीके से कोई चीज थोपना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, विरोध होगा। अब इसमें जो बिल लेकर के आए वो चूंकि पीछे कई बार इस पर चर्चा हो गई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। इनका चाल चलित चेहरा क्या है, पहले किस तरह से जिन स्टेक होल्डर्स के लिए बिल लेकर के आए उनसे कभी कोई राय मशवरा नहीं किया। उसमें किसान बिल हो गया और नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, ये सब सबने देखा है। जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक जो इन्होंने इसमें किया, देखिए सतत प्रक्रिया है, सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप सुधार के बहाने किसी संस्था पर कब्जा नहीं कर सकते। और ये सरकार वक्फ बिल जो लेकर के आई है, नाम सुधार का है, संशोधन है, काम इसका सीधे ये है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करके, धर्मेंद्र सिंह जी, रेलवे और सेना की प्रॉपर्टीज को, एक बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार चाहती तो इस बिल को पिछले साल ही मॉनसून सेशन में पास करा सकती थी। सरकार सभी को एक साथ एक मंच पर लाना चाहती थी। जेपीसी का गठन हुआ, तमाम सुझाव जेपीसी के पास आए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 97 लाख से ज्यादा सुझाव जो है वो मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ज्ञापन के जरिए लोगों से मिलकर जेपीसी के पास गए और उसके बाद ये संसद के पटल पर रखा गया। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने जल्दबाजी की, और ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि सरकार ने इसमें स्टेक होल्डर से कोई बातचीत नहीं की। अगर बातचीत नहीं की होती तो फिर जो जेपीसी का जो गठन हुआ था उसके मेंबरान वक्फ बोर्ड के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग राज्यों में जाकर क्यों मिलते? नहीं, आपने सुना नहीं शायद। विपक्ष के सारी जो आरोप थे, विपक्ष के जो सुझाव थे, उसको खारिज कर दिया गया और खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम जेपीसी की जो रिपोर्ट रखी गई थी उसमें आपत्तियों को यथावत जगह देना चाहिए था। यही तो मैंने कहा, जब जेपीसी बनी और जेपीसी का चेहरा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक हो गया तो सवाल उठेगा। अब जो महत्वपूर्ण अभी जिस पर चर्चा हो रही, जो मोटा मोटा हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो समस्याएं सबसे ज्यादा आ रही है, सीईओ, रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति करके उसको सरकारी संस्था बनाना चाहते हैं। और सरकारी संस्था का हद सबने देखा, रेलवे और सेना जैसी जमीनों को बेच लिए। दूसरा, इन्होंने देखिए कितना असंवैधानिक और काम किया है कि 3-1 में इन्होंने इस्लाम को नए तरीके से परिभाषित करने का काम किया। इन्होंने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, 5 ईयर मिनिमम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। ये आप बताइए, ये क्या हुआ? आप मुस्लिम की परिभाषा देंगे, कितने साल से कौन करेगा? ये किस तरफ देश ले जाना? दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर जो था, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। मोती शाह और सैयद अब्दुल गफ्फार 1938 में, 1965 में वो कह चुका है कि वक्फ गठन के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इस्लाम का मानने वाला हो, वो किसी भी पंथ का हो सकता है, वक्फ गठन कर सकता है। इसको वायलेट कर दिया। तो दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, इसका उपयोगकर्ता का वक्फ जो खत्म हो जाएगा, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर यह होगा कि तमाम ट्रेडिशनल संपत्तियां, चाहे उस पर स्कूल चल रहा हो, चाहे अन्य चैरिटेबल काम हो रहा हो, चाहे कोई मस्जिद बनी हो, धार्मिक काम हो रहा हो, सामाजिक काम हो रहा हो। नहीं, जो आपने स्कूल का जिक्र किया धर्मेंद्र जी, अभी आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना होगा। रविशंकर प्रसाद जी ने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा संसद में। जी, आप धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सूर्या मैथिली जी के पास भी जाऊंगा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था, उपयोगकर्ता के हिसाब से होता था। ट्रेडिशनली आप आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी संपत्ति बन गई सार्वजनिक उपयोग की, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उपयोगकर्ता के वक्फ के आधार पर आया है।
इसमें क्या है, तमाम राजाओं महाराजाओं के महल तक जो है रेवेन्यू के रजिस्टर में दर्ज नहीं, उनके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन वो परंपरागत तरीके से उस महल को ओन करते आ रहे हैं, उनका माना जाता है। उसको अगर आप वायलेट कर दे रहे हैं तो कल को एक संपत्तियों के प्रबंधन और कब्जेदारी को लेकर के पूरे देश में अराजक की स्थिति हो जाएगी। यह सरकार नहीं समझना चाह रही। सरकार की नीयत उस पर खराब है, चाहे उस पर मस्जिद बना हो, स्कूल बना हो, अन्य चैरिटेबल संस्थान हो, लेकिन वक्फ बाय यूजर हुआ है, बाई प्रॉपर्टी का उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा है, सदियों से उनके पास रहा है, चाहे मुगलों के समय से, ब्रिटिश पीरियड से और पहले से रहा हो, और उन्होंने वक्फ कर दिया है। उन संपत्तियों पर सरकार की नीयत। रीजन ऑफ बिलीफ की बात कर रहे हैं, सेक्शन 40 की बात कर रहे हैं ना आप? ठीक है, सूर्या मैथिली जी से जवाब ले लेता हूं। सूर्या मैथिली जी, धर्मेंद्र सिंह जी की बात का जवाब दीजिएगा आप। धन्यवाद आशीष जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए ये रीजन टू बिलीव को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं आशीष। अभी कह रहे हैं कि वो पहले का किसी राजा महाराजा ने यूज किया, उसके बाद वो यहाँ पे मस्जिद बन गई, तो वो कागज नहीं है। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि इस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिस जमीन का कागज नहीं है। इस चीज को तो पहले समझ लीजिए। अब वो एक अलग बात है कि ये लोग चिल्लाते हैं कि भैया हमारे तो कागज बकरी खा गई, और बकरी को जो है वो हमारे दद्दा जान खा गए, और दद्दा जान पूरे हो गए, तो हम कागज कहां से लाएं। वही मानसिकता अभी यहां पर बैठकर ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने रीजन टू बिलीव को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष जी, आप जिस बिल्डिंग में सेक्टर 63 में ये इंडिया दिल्ली का कार्यक्रम अपना जो स्टूडियो चलाते हैं, अगर वहां के सामने कोई अब्दुल पंचर वाला बैठा हो और वो आर्टिकल 40 में जाए और कहे रीजन टू बिलीव, ये मेरा बिलीव है कि ये जो स्टूडियो है ये मेरे बाप दादा के पास में था और इसको कब्जा कर लिया इसने इंडिया दिल्ली ने, तो भैया ये जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको वक्फ करता हूं। ये हाल है रीजन टू बिलीव का। इसी प्रकार से यूजर भाई गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। समाजवादी पार्टी के यूजर देखिए गलत बात है, के बीच में नहीं बोला मैं, ये यहाँ बैठ के डुबकी बजा रहे हैं, कंटेस्ट गलत ले जा रहे हैं। बोलिए शांति से, अपने समय पे जवाब देंगे, अपने समय पे जवाब देंगे ना। ये काय कूद रहे हैं बीच में, क्यों कूद रहे हैं बीच में? शांति से बैठिए। अरे सूर्या मैथिली जी, लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। नहीं हम तो कभी नहीं बोलते इनके बीच में, गलत जगह इनको तो पूरा मौका दिया बोलने का, बीच में। सूर्या मैथिली जी, आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपका जो पार्टी अध्यक्ष है वो चुना जाता है, एक लंबा प्रोसेस है। अभी आपने अमित शाह जी की और अखिलेश यादव जी की चर्चा सुनी होगी संसद में, तो मैं पूरी बात करूं। देखिए, तो एक तो रीजन टू बिलीव को चेंज करना है कि भैया कागज है तो दिखाओ और अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कराओ, अन्यथा वो प्रॉपर्टी सरकारी है और सरकारी ही रहेगी, बात खत्म। दूसरी चीज, जब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था और इस देश में हिंदुओं को रहने के लिए हिंदुस्तान बना और मुसलमानों को रहने के लिए पाकिस्तान बना, उसके बाद शत्रु जो प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति का कानून बना, संपत्ति विधेयक किया गया। हाँ, उसको भी वायलेट किया गया, यहां लाकर फिर मुसलमानों को बांट दिया गया। वो जो प्रॉपर्टियां बिगर कागज के वक्त की गई है उनका इलाज होगा। तीसरी चीज, ये यहां बैठकर बहुत सारे बातें कर रहे थे कि नए तरीके से इस्लाम को डिफाइन कर दिया। अरे मेरे भाई, तुम सनातन को गाली दो, तुम सनातन को डेंगू कहो, मलेरिया कहो, एड्स कहो, कोई बात नहीं। वहां पर यदि आधुनिक समाज में किस प्रकार से किसी जो व्यक्ति का रिलीजियस टू बिलीव है वो अगर जस्टिफाई हो रहा है तो परेशानी किस बात की है? एक और महत्वपूर्ण बात, वक्फ बोर्ड और इस्लाम दोनों अलग अलग हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस्लाम में कहीं पर भी वक्फ का कोई आयत और सूरा नहीं है। ये जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक, हलाला, वो तीसरा ये है वक्फ बोर्ड जो हिंदुस्तान में कुरीति है। 123 प्रॉपर्टीज इन्होंने यूपीए 2 में जाते जाते वो बिगर किसी कागज के इन्होंने वक्फ को दे दी थी, है ना। दिल्ली की प्रॉपर्टी बता दीजिए, पूरा बताइए ना। दिल्ली की प्रॉपर्टी थी, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है, पूरी बात बताइए। हाँ, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी, वो प्राइम प्रॉपर्टीज, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज थी जिनको की इन्होंने जाते जाते वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। बाद में सरकार आई और उसने वापस लिया। तो मतलब इस देश का टैक्स पेयर मूर्ख है क्या?
कि वो कमाएगा और सरकार को टैक्स देता रहेगा। और ये बात कर रहे थे मस्जिद की, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक के अंदर मंदिरों के बोर्डों के द्वारा 400 करोड़ रुपए की आय जो है वो अर्जित हुई पिछले वित्त वर्ष में, उसमें से 350 करोड़ रुपए, आशीष जी ये लाइन कीजिएगा, 350 करोड़ रुपया उस मंदिर फंड का वो मुसलमानों में बांट दिया गया। तो इस देश के अंदर क्या केवल बहुसंख्यक है नियम कायदे कानून पालने के लिए? ये देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? और वक्फ को तो लोकसभा ने ही पास किया था ना 1954-55 में। तो अब वो आकर दोबारा से यदि बदला जा रहा है या उसमें अमेंडमेंट हो रहा है तो परेशानी। धर्मेंद्र जी आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं दृष्टि के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसे मैं कहता हूं जो तथ्यहीन बात कोई करता है तो उसका क्या जवाब हो सकता है। संसद में कांग्रेस पार्टी के सांसद ने उठाया भी कि दिल्ली की बात जो किरण रिजिजू कह रहे तो झूठी है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उसको यहाँ नैरेटिव। और दूसरी बात बातें करते हो भाई, सरकारी गजट है, गजटेड है वो, सरकारी गजटेड है मेरे भाई। 123 प्रॉपर्टीज मनमोहन सिंह सरकार में दिल्ली की जो आपका ये सेंट्रल दिल्ली की प्रॉपर्टीज है वो और वक्फ यूजर उसको वापस लिया है सरकार ने। क्या बात करते हो? तुम्हारे हिसाब से तो राणा सांगा जो है वो गद्दार थे और मुगल आए थे इस देश में शांति की स्थापना करने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर क्या जवाब दूं? आशीष जी इनको पहले चुप करवाइए। वक्फ बाय यूजर अलग चीज है और वक्फ बाय रीजन टू बिलीव अलग है। इनको मालूम नहीं वक्फ बाय यूजर क्या है। मैं कह रहा हूं आप किस आधार पर प्रभु श्री राम का मंदिर ले आ पाए, इसलिए आपका बिलीव था। अब इनको देखिए क्या है जो काशी का नहीं, धर्मेंद्र जी आपने अभी बोला कि आपका क्या बिलीव था कि आप प्रभु श्री राम का मंदिर ले आए। नहीं मतलब आप नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते क्या? आपकी प्रभु में आस्था नहीं है क्या? आपकी राम में आस्था नहीं है, ये माना जाए क्या? नहीं धर्मेंद्र जी ये बात आपने बोली है, धर्मेंद्र जी ये बात आपने बोली है, राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हो सकते, इस पे मुझे आपत्ति है। महत्व देता है नहीं, भगवान श्री राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हो सकते। दर्शन करते थे इसी तरह वक्फ बाय यूजर है। मैं कह रहा हूं आप बात दूसरी जगह ले जा रहे हैं। नहीं आपने बोला इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पार्टी विशेष के किसी को आप भगवान को नहीं कह सकते ना ऐसे। देखिए आशीष जी इनकी परिभाषा में राम सेतु काल्पनिक है, भगवान श्री राम लला विराजमान काल्पनिक है। लेकिन यदि कोई अब्दुल पंचन होगा, अरे सूर्या मैथिली जी एक मिनट रुक जाइएगा। धर्मेंद्र सिंह जी एक मिनट रुकिएगा। आप ये कह रहे हैं कि इनके उसमें राम सेतु जो है वो काल्पनिक है, लेकिन ये बताइए कि राम सेतु पर केंद्र सरकार की तरफ से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया? क्यों नहीं दाखिल किया गया? उन्होंने तो बोल दिया यूपीए ने, लेकिन आपकी तरफ से जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया? पिछले 4 साल से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर लगातार सुनवाई टलती आ रही है, इसको देख लीजिएगा। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, वक्फ बोर्ड पर आते हैं। जब सरकार से उत्तर मांगा जाएगा, सरकार ने एक बार नहीं कई बार, सूर्या मैथिली जी सरकार ने एक बार नहीं कई बार, 20 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते, इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि एक बार नहीं सरकार से कई बार जवाब मांगा है। सरकार को जिस दिन भी नोटिस दिया जाएगा उस दिन सरकार अपना सूर्या मैथिली जी मैं आपको नोटिस की कॉपी भेज दूंगा डिबेट खत्म होने के बाद। मैं दृष्टि के पास जाना चाहूंगा, मैं आपको भेजूंगा। दृष्टि ये बताइए कि आज ये तय मान के चला जाए कि आज जो ये बिल है वो पास हो जाएगा लोकसभा से 8 घंटे के बाद, नंबर गेम सरकार के फेवर में आ चुकी है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। देखिए बिल्कुल लोकसभा में नंबर गेम ऑलरेडी उनके पास है, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि अगर एनडीए के जितने भी घटक दल है अगर वो साथ नहीं होंगे तब मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब घटक दलों ने कह दिया कि हम पूरी तरीके से साथ हैं, जेडीयू ने और नीतीश की पार्टी ने और चिराग पासवान ने, मांझी जी की पार्टी ने, तो एक तरीके से सब कुछ क्लियर है। लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि 8 घंटे के अंदर खत्म होगा, ये कहना आशीष जी अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ये इसमें और समय लगे, क्योंकि विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा था, 6 से 8 घंटे सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे। अगर 8 घंटे के अंदर अंदर कुछ निर्णय नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि और आगे की तरफ बढ़ जाए, हंगामा भी साथ में देखने को मिले, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है अंदर संसद में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि समय बढ़ सकता है, लेकिन हाँ ये तय माना जा रहा है कि आज ये बिल लोकसभा में क्लियर हो जाएगा। जी राज्यसभा में भी तो नंबर है उनके पास, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास 115 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 98 है, जेडीयू के 4 है, टीडीपी के 2 हैं, एनसीपी के 3 हैं,
आरएलडी का 1 है, और अगर मनोनीत सांसदों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो 6 और हो जाएंगे, 119 चाहिए, 121 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी, वहाँ पर भी आपने सही कहा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज पहले लोकसभा में पास होगा, फिर उसके बाद कल, क्योंकि दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है 4 तक के लिए कि हर किसी सांसद को वहाँ पर होना अनिवार्य है पार्टी के, और बाकायदा पूरी वोटिंग की जाएगी। आज वोटिंग भी है, पेश भी हो गया है, वोटिंग भी है, और साथ ही इस पर इस समय बातचीत भी चल रही है कि क्योंकि पक्ष ने कहा था कि विपक्ष जितने भी आए हमसे बातचीत करें, हंगामा करने से या फिर बैकआउट करने से कुछ नहीं होना है। ये बिल आज आना है, इसलिए बेहतर है कि हम सब लोग इस पर मिलकर बातचीत करें, किसके हक में है, किसके हक में नहीं है, वो सब किया जाए। असंवैधानिक वाली बात बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अगर संवैधानिक होता तो इसको पार्लियामेंट में लाया ही नहीं जाता। ये बात बहुत पुरजोर तरीके से किरण रिजिजू ने रखी है, और उसी तरीके से विपक्ष भी इस पर बातचीत कर रहा है। लेकिन बस वही है कि मुसलमानों के संगठन में भी कुछ लोग साथ में हैं, कुछ लोग अलग हैं। साथ देने वाले साथ दे रहे हैं, लेकिन अलग वाले का मेन मुद्दा ये है कि आप बताइए किसी और गैर धर्म के लोग हमारे इस वक्फ संशोधन बिल में क्यों आएंगे। ये एक बात जो मुसलमान हैं, जो विपक्ष में बिल में नहीं, वक्फ बोर्ड में क्यों आएंगे दृष्टि, ये सवाल उठाया जा रहा है। बिल के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 2 गैर जो मुस्लिम होंगे वो आएंगे, लेकिन इस पर भी एक ये कहा जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि जो साउथ के जो मंदिर से होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट की बॉडी द्वारा, उसमें भी कई सारे गैर हिंदू होते हैं। जी, यही बात की जा रही है कि अगर गुरुद्वारा सिख कमेटी की हुई बनी, उसमें कोई मुसलमान क्यों नहीं है, या मंदिर की कोई कमेटी बने श्राइन बोर्ड, उसमें मुसलमान क्यों नहीं है। इसी तरीके से मुस्लिम के वक्फ बोर्ड ये जो है, इसमें आप 2 हिंदू क्यों डालना चाह रहे हैं। तो इसी पर एक सूर्या मैथिली जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सूर्या मैथिली जी, जरा इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, जिस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और इन्होंने कुंभ का आयोजन किया था, उस समय में कुंभ का जो अधिकारी मंत्री थे, उनका नाम शायद आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था, और जो भारत माता की जय नहीं बोलते थे, ऐसे आजम खान नाम के एक मंत्री थे इनके पास में, जिनको कि कुंभ की पूरी व्यवस्था का जिम्मा दिया गया। और उन्हीं के शासन में किस प्रकार से अव्यवस्थित और त्राई करता हुआ कुंभ हुआ था, ये सब जानते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यदि मंदिरों के द्वारा अर्जित किया गया धन, जो दान दक्षिणा वाला है, वो सरकारी कंट्रोल में जाता है, और उसके बाद उस पैसे का प्रयोग अल्पसंख्यकों के लिए होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मस्जिदों से तो कोई धन आता नहीं है। नहीं, सूर्या मैथिली जी, फिर तो यहाँ पर आप अपनी ही बात में फंस रहे हैं। आप ये कुंभ का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गैर हिंदू ने कुंभ का आयोजन किया तो व्यवस्थाएं जो थी वो अव्यवस्थाएं में बदल गई। वही बात तो ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को, मैं वही कहना चाहता हूं ना, उसके अंदर केवल और केवल, सुनिए, उसमें केवल एक सदस्य जो है वो गैर हिंदू होगा, उसके अलावा महिला होगी। अब एक सदस्य क्या कर सकता है? एक सदस्य केवल और केवल वहां पर देश के संप्रभु ढांचे को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चेयरमैन मुस्लिम होगा, वाइस चेयरमैन मुस्लिम होगा, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम होगा, ठेकेदार मुस्लिम होगा, सरे सभी मुख्य जो अधिकार हैं वो सब मुस्लिम समाज के पास ही रहेंगे। वहां पे केवल नॉमिनेटेड सदस्य सरकार की तरफ से एक रहेगा, वो अधिकारी भी हो सकता है, कोई शिक्षाविद हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, हर प्रकार से समाज में जिनके पास विशेषता है उनमें से कोई एक व्यक्ति उस सरकारी बॉडी में हो सकता है, क्योंकि वक्फ एक सरकारी बॉडी है, वो किसी धर्म विशेष का कोई कब्जा नहीं है। मैं पहले बता दूं आशीष जी, वहां पर यदि कहा जाए कि वो इस्लाम से है तो बिल्कुल गलत। वो सरकारी बिल द्वारा बनाया गया एक आयोग है, जिसके अंदर की सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड लोग ही होते हैं। बस वहां पे व्यवस्था में एक छोटा सा बदल है कि वहां पर एक नॉन मुस्लिम सदस्य होगा, साथ में महिला होगी। इसमें मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुंभ का आयोजन अगर कोई और कर ले तो परेशानी हो जाती है सूर्या मैथिली जी ना। वो केवल सुनिए, यदि किसी व्यक्ति के ही सिग्नेचर से सारी चीजें होंगी, जिसको कि हमारे सनातन धर्मेंद्र सिंह जी, आपने सुना सूर्या मैथिली जी को, तो अव्यवस्था तो फैलेगी ना जी। आशीष जी, सूर्या मैथिली जी ना तो पढ़ के आए, ना इनको कोई ज्ञान है। इनको मालूम नहीं 2013 में ज्ञान तो आप ही ने ले रखा है। अरे टीपू भैया लेके आए हैं मुगलों के पास से ज्ञान। बोलिए आशीष जी, नहीं आप लेके आए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, धर्मेंद्र जी को बोल लेने दीजिए कुछ, आप बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि आप बोल लीजिए। टीपू भैया के लिए जो नेताजी लेके आए हैं ज्ञान।
ये कहना चाहती गिरफ्तारी हूँ खा कि के। मैथिली जी ये इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि जितनी भी वक्फी संपत्तियां हैं अब अमेंडमेंट के बाद इनको जिला स्तर पर रजिस्टर करानी होंगी। क्या ये सही है इनके लिए, जो पहले कभी भी रजिस्टर होती ही नहीं थी? धर्मेंद्र जी, संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराना होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई गलत बात है। संपत्तियां हैं, देखिए रजिस्टर्ड तो संपत्तियां तो ऑलरेडी जब डिजिटलाइजेशन चल रहा था तो सारी संपत्तियों का डाटा जो है ये पिछले काफी सालों से सरकार करा रही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। देखिए जो 2-3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो मेला की बात कर रहे थे, इनको ये नहीं मालूम होगा, आजम खान साहब का नाम याद होगा कि मेला अधिकारी कौन था, इनको नहीं मालूम होगा क्योंकि इनको विषय नहीं, मणि प्रसाद मिश्रा थे। और मेला क्या हुआ, मेला मंत्री तो वही थे ना, अरे मंत्री तो सुन लो वही भाई, थे। सुन लो, तुमसे तेज बोल सकता हूं फिर दोबारा बोल नहीं पाओगे। कैसी बात तो कर रहे हो, झूठ का बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। कैसी बात कर रहे हो? मेला अधिकारी कोई मंत्री होता पता है नहीं। क्या? दूसरी बात, मेला अरे तो अधिकारी चाचा मंत्री होता है या दूसरी फिर बात, मंत्री जो है वो उस मेला अधिकारी से ऊपर होता क्या है? क्या कैसे आदमी बैठा है, कुछ विक्षिप्त है क्या? दूसरी बात सुनो, नहीं देखिए, धर्मेंद्र जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। दो गैर ये मुस्लिम, जो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, अगर आप करेंगे तो सूर्या जी भी करेंगे। ये जो मुगलों की औलादे है ना, ये सूर्या मैथिली जी, फिर मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना, हेल्दी डिस्कशन करिए ना। आशीष जी, जो मुगलों की अवैध औलादे है ना, ये धर्मेंद्र की जगह किसी, मैं ये कहूंगा फिर अरे DNA तुम टेस्ट हो करा मुगलों दे, की अगर औलाद, हिंदुओं से ज्यादा अच्छा बोलो बेवकूफ कहीं के। कैसी बात करते हो? मुगलों की औलाद तुम होगे, तुम्हारे खानदान सूर्या होंगे। मैथिली जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मुगलों की औलाद तुम होगे, ठीक से रहना हो उसमें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना दोबारा। और मैं तुमको डरता हूँ क्या? कैसी बात करते हो? मुगलों की औलाद तुम होगे, तुम्हारा खानदान होगा मुगलों का औलाद। पता नहीं क्या हो, कैसे नेता हो। अरे जाके DNA टेस्ट करा लो भाई। अगर तथ्य पे आना है तो 2 गैर मुस्लिम, कम से कम 2 गैर मुस्लिम ये एक्ट में है, और 2 महिला। दूसरी बात, अगर कह रहे हो मेले में तुम्हारे किसी ट्रस्ट में, हिंदू के ट्रस्ट में कोई दूसरा गैर हिंदू नहीं हो सकता, तो मुस्लिम क्यों हो सकता भाई? इसका क्या जस्टिफिकेशन है? दूसरी बात, साउथ इंडिया में नहीं है क्या? बंद करो, सुन लो, फिर जवाब देना। दूसरी बात, दूसरी बात, यूजर, हमने कहा कि जो वक्फ बाई यूजर है, जो लगातार खानदानों से यूज करते चला आया है, उस संपत्ति की बात हो रही थी, तो बाई ट्रस्ट आ गया, बाई रिलीजन, बाई ट्रस्ट आ गया। संभल के अंदर यदि तुम हिंदुओं का नरसंहार करके वहां के मंदिरों पे कब्जा कर लोगे तो यूजर हो जाएगा क्या? मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए देश संविधान चलेगा, तुम्हारे विधान से तुम लोगों ने किया, मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए ला रहे हो, इसका मतलब मनसा साफ है। कितनी नफरत भरी है देश के 25 करोड़ लोगों, वो भी देश के उतने बड़े नागरिक है जितना सूर्या मैथिली तुम हो। ये देश के उतने बड़े नागरिक है, उनको भी एक पद है, तुमको भी इतने साल तक तुम भी विपक्ष में रहे हो, दूसरे लोग रहे हैं, तरस गए हो चिल्लाते चिल्लाते, तो इस अहंकार में ना रहो। जमीन जिसकी है उसकी होगी, दोबारा नंबर नहीं लगेगा। जमीन जिसकी है उसी की बोली जाएगी, सुधरोगे दोबारा नंबर नहीं लगेगा। सूर्या मैथिली जी, धर्मेंद्र जी, समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए डिस्कशन को यहां पर एंड करना पड़ेगा। लेकिन कल एक बार फिर आपके साथ या देर शाम फिर मुखातिब होंगे, क्योंकि चर्चाएं चलती रहेंगी, डिस्कशन भी चलता रहेगा। दृष्टि आपका, सूर्या जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक तरफ संसद में बहस चल रही है बिल को लेकर, दूसरी तरफ अलग अलग रिएक्शन